क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहले चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा, देन सीबीपी मेजरमेंट। सीबीपी मेजरमेंट मतलब सेंट्रल वेनस प्रेशर कितना है वो मेजरमेंट करना पड़ेगा। देन हीमोग्लोबिन लेवल मेजरमेंट, बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन लेवल है वो मेजरमेंट करना पड़ेगा। एबीसी एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस है वो एनालिसिस करना पड़ेगा। यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन टेस्ट करने पड़ेगा। कंप्लीट ब्लड काउंट करना पड़ेगा। ब्लड यूरिन एंड स्पुटम कल्चर करना पड़ेगा। ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर एंड स्पुटम कल्चर करना पड़ेगा। देन ब्लड केमिस्ट्री इंक्लूडिंग किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड केमिस्ट्री विथ केएफटी टेस्ट करना पड़ेगा। ईसीजी एंड इको करना पड़ेगा। कार्डियक एंजाइम लाइक ट्रोपोनिन के CKMB ये सब टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद CT स्कैन टेस्ट करना पड़ेगा। ओके तो वो सब था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन मतलब सेप्टिक शॉक से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक, लिवर फेलियर हो सकता है, लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ बाउल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये सब लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो ऑर्गन है मतलब लेग, हैंड वो सब लॉस हो सकता है। देन आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होगा। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। In a cleared and patient airway, oxygen is delivered via a face mask to increase oxygen saturation, increasing uptake and delivery into the tissue. In a clear and patient airway, फेस मास्क के थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करना पड़ेगा, इसलिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एंड टिश्यू में ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। उसके बाद एंटीबायोटिक, गिव ए लार्ज डोजेस ऑफ IV टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। लाइक कोई क्या क्या एंटीबायोटिक, सेफ्ट्रायाजोन 50 to 100 mg पर डे और मेट्रोनिडाजोल 500 mg 8 आवरली। ये सब जो एंटीबायोटिक है वो सब एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। किसके लिए, जो इन्फेक्शन हुआ है वो कंट्रोल करने के लिए ये सब एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। उसके बाद वैसोप्रेशर मेडिकेशन, वैसोप्रेशर मेडिकेशन लाइक नोरपाइनफ्राइन, अल्ट्रा एंड बीटा डोपामाइन, ये सब वैसोप्रेशर जो मेडिकेशन है वो सब हम लोग वो सब देना पड़ेगा। किस लिए, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। इंसुलिन फॉर ब्लड शुगर स्टेबिलिटी, ब्लड शुगर स्टेबल रहने के लिए इंसुलिन देना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो विदिन 3 आवर्स, जो पेशेंट का सेप्सिस हुआ है उस पेशेंट को विदिन 3 आवर्स के अंदर इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ेगा। अदर्स मेडिकेशन इंक्लूड लो डोजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पेन किलर्स, ये सब भी देना पड़ेगा। ठीक है, लो डोजेस करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पेन किलर ये सब भी देना पड़ेगा। तो ये सब था मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, सर्जरी में बी नीडेड टू रिमूव सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। सर्जरी किस लिए करना पड़ेगा, अगर जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो रिमूव करने के लिए सर्जरी करना पड़ेगा। सच एज कलेक्शन ऑफ पास इन्फेक्टेड टिश्यूज एंड गैंग्रीन। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से पास जम गया है या फिर टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हुआ, टिश्यू इन्फेक्टेड जो टिश्यू है वो सब निकालने के लिए सर्जरी करना पड़ेगा। मतलब इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो निकालने के लिए सर्जरी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या करेंगे, इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन रिलेटेड टू हाइपोवोलेमिया और इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन एंड मैसिव वैसोडाइलेशन। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन मतलब टिश्यू में ब्लड सप्लाई ठीक ठाक नहीं होता है, किसके लिए, हाइपोवोलेमिया हुआ है या फिर इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट ठीक ठाक नहीं हो रहा है, हाइपोटेंशन हुआ है मतलब लो ब्लड प्रेशर हुआ है, या फिर मैसिव वैसोडाइलेशन हुआ, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया है, इसलिए क्या है टिश्यू इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूशन।
हुआ है। उसके बाद इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू रैपिड रेस्पिरेशन, फैटिग एंड प्रोग्रेशन ऑफ सेप्टिक शॉक। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न हो रहा है किसके लिए? रैपिड रेस्पिरेशन के लिए, फैटिग के लिए एंड प्रोग्रेशन ऑफ सेप्टिक शॉक के लिए। उसके बाद फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग डायरिया। पेशेंट का वॉमिटिंग डायरिया हो गया है, इसलिए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है। एंजाइटी रिलेटेड टू फीलिंग्स दैट इलनेस इज ओर्सलिंग। पेशेंट का एंजाइटी हो रहा है क्योंकि पेशेंट सोच रहा है कि उसका एक्सक्यूज मी उसका जो इलनेस है वो ठीक नहीं होगा, या फिर वो इलनेस से डर रहा है, इसलिए उसका एंजाइटी हो रहा है। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू अनफेमिलियर कंडीशन। फैमिली से के साथ बॉन्डिंग ठीक ठाक नहीं है, अनफेमिलियर कंडीशन है, इसलिए उसका नॉलेज डेफिसिट हो रहा है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे? मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन हम लोग मॉनिटर करेंगे। हाँ, ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड द पेशेंट ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट्स एंड पेरिफेरल पल्सेस रेट। पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करेंगे, पल्सेस चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट रिकॉर्ड करेंगे एंड पेरिफेरल पल्सेस जो है वो सब हम लोग ठीक ठाक देखेंगे, ठीक ठाक मॉनिटर करेंगे। उसके बाद मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड ब्रेथ साउंड। हम लोग पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, रिदम देखेंगे एंड ब्रेथ साउंड कितना है वो देखेंगे। वो सब देख के मॉनिटर करेंगे। Check for patient airway and inadequate circulation, maintain airway and provide oxygenation through nasal cannula। हम पेशेंट का एयरवे देखेंगे, अगर वो ठीक ठाक ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो हम लोग उसका नेजल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद encourage chest physiotherapy and deep breathing exercise to remove secretion from the airway to maintain patency of the airway। पेशेंट को हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी सिखाएंगे अगर उसका एयरवे में कुछ सिक्रेशन है वो रिमूव करने के लिए। उसके बाद प्रोवाइड क्वाइट एंड रेस्टफुल एनवायरनमेंट। पेशेंट को हम लोग क्वाइट एंड रेस्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड स्किन केयर एंड माउथ केयर टू प्रोमोट टिश्यू परफ्यूशन एंड कंफर्ट। पेशेंट को हम लोग कंफर्ट देने के लिए स्किन केयर एंड माउथ केयर वो सब देंगे एंड टिश्यू परफ्यूशन ठीक ठाक हो, इसलिए वो सब केयर हम लोग देंगे। पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली। पेशेंट को हम लोग ठीक ठाक पोजीशन देंगे। प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोमोट सर्कुलेशन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। प्रॉपर पोजीशन की स्किन ब्रेकडाउन होने में प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पेशेंट को ठीक ठाक पोजीशन देंगे। प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml पर डे। हम लोग पेशेंट को 3000 ml फ्लूइड है वो इनटेक करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को हम लोग देंगे 3000 ml जो फ्लूइड है वो देंगे हम लोग पर डे, ठीक है। तो ये तो कंक्लूशन में हम लोग बोल सकते हैं कि सेप्टिक शॉक कहाँ से होता है? सेप्टिक शॉक मेनली सेप्सिस से होता है। अगर बॉडी का कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ है? इन्फेक्शन की वजह से जो मल्टीपल ऑर्गन है, इन्फेक्शन से वजह से क्या होगा? मल्टीपल जो ऑर्गन है वो फेल हो गया है, या फिर किडनी डैमेज हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके वजह से पेशेंट शॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उससे अगर इन्फेक्शन से ज़्यादा करके जो टॉक्सिन से वो नहीं निकल आएगा, नहीं निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन्फेक्शन जो एरिया है, इन्फेक्टेड एरिया है वो ठीक ठाक क्लीन करेंगे। इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो इन्फेक्शन एरिया है वो ठीक ठाक क्लीन करेंगे, उससे सेप्सिस ना हो जाए, इसलिए हम लोग ठीक ठाक इन्फेक्शन को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। मैं जितना जो मैं समझा वो एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकता है, मैं जितना